सोचिए अगर कहा जाए कि इंसानों की बॉडी में उनके खुद के सेल से ज्यादा माइक्रोब्स मौजूद हैं। हाँ, ये फैक्ट सच में होश उड़ा देने वाला है। राइट। एक हिसाब से देखा जाए तो इंसान एक सिंगल इंडिविजुअल कम है और एक चलता फिरता सांस लेता हुआ इकोसिस्टम ज्यादा है। तो इस डीप डाइव में हमारी डेस्टिनेशन यही है, एक ऐसा इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड जो हमारे आसपास हवा में, पानी में और हमारे अंदर धड़क रहा है। एग्जैक्टली और प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंसानी आंखें कमजोर हैं। प्रॉब्लम एक्चुअली स्केल की है। नेकेड आई से हमारी विजिबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। मतलब जो एक सर्टेन मिलीमीटर से छोटी है वो दिखती ही नहीं। बिल्कुल। पर फिर लेंसेज ने लाइट को बेंड किया और माइक्रोस्कोप्स ने इस हिडन यूनिवर्स को अनलॉक कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ एस्टैब्लिश करना जरूरी है कि सभी लिविंग बीइंग्स एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स होते हैं और आज हमारा मकसद इन्हीं छोटी इनविजिबल चीजों की लाइफ को समझना है। तो हिस्ट्री के थोड़ा पीछे चलते हैं। इस हिडन यूनिवर्स का दरवाजा आखिर खुला कैसे? बात है 1665 की, जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे एक कॉक का टुकड़ा देखा। अच्छा। हाँ, और उन्हें उसमें हनीकोम यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी एम्प्टी स्पेसेस दिखी। उन्होंने इन्हें सेल्स नाम दिया। लेकिन कहानी वहां रुकी नहीं। 1660s के आगे एंटोनी वैन ल्यून हुक ने और बेटर और पावरफुल लेंसेज बनाए। ओ, यानी उन्होंने माइक्रोस्कोप्स को अपग्रेड किया। राइट। वो पहले इंसान थे जिन्होंने प्रॉपर्ली जिंदा चीजें देखी, जैसे पानी में बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स। इसलिए उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। वाओ, ओके, पर प्रैक्टिकली एक सेल होता क्या है अगर इसको डिफाइन करना हो तो? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सेल लाइफ का फंडामेंटल बेसिक यूनिट है। जैसे एक बड़ा घर ब्रिक्स यानी ईंटों से बनता है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक वैसे ही अर्थ पर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हीं सेल्स की ब्रिक्स से बनता है। ये इनविजिबल जरूर हैं, पर जिंदा रहने के सारे एसेंशियल फंक्शंस यहीं करते हैं। लेकिन क्या सभी सेल्स अंदर से एक जैसे दिखते हैं? लाइक पौधों और इंसानों में क्या फर्क है? फर्क तो है। जैसे अनियन पील यानी प्लांट सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। इसे देखने के लिए सैफ्रन स्टेन डालते हैं, जिससे इंटरनल पार्ट्स पिंकिश रेड हो जाते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे ये टाइटली पैक्ड रेक्टेंगल्स लगते हैं, जिनके बीच कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता। राइट। और दूसरी तरफ चीक सेल्स होते हैं, जो एनिमल सेल का एग्जाम्पल है। गाल के अंदर से लाइटली स्क्रैप करके मेथिलीन ब्लू स्टेन से कलर करते हैं। तो क्या वो भी रेक्टेंगुलर होते हैं? नहीं, यही तो कैच है। ये रेक्टेंगुलर नहीं होते, बल्कि इर्रेगुलर और पॉलीगनल शेप के होते हैं और माउथ की इनर लाइनिंग बनाते हैं। अच्छा, चाहे शेप कोई भी हो, इन सभी सेल्स के अंदर आखिर भरा क्या होता है? इनके मेन पार्ट्स क्या हैं? इसको 3 मेन पार्ट्स में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर बाउंड्री है, जो प्रोटेक्ट करती है, लाइक सेल की स्किन, राइट? एग्जैक्टली। दूसरा है न्यूक्लियस, सेंट्रल कंट्रोल सेंटर, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके चारों तरफ अपनी खुद की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये सेल का ब्रेन है। और तीसरा? तीसरा है साइटोप्लाज्म। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें बाकी ऑर्गेनल्स रहते हैं, सेल की फिलिंग। गॉट इट। पर मैंने सुना है प्लांट सेल्स में एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है। हाँ, प्लांट सेल्स में एक स्पेशल फीचर होता है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये ऑर्डिनरी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा टफ लेयर होती है। एनिमल सेल्स में, जैसे हमारा चीक सेल, उसमें ये बिल्कुल नहीं होती। राइट। मतलब प्लांट्स भाग नहीं सकते, इसलिए उन्हें वेदर और विंड से बचने के लिए ये बिल्ट इन आर्मर चाहिए होता है। राइट। बिल्कुल सही पकड़ा। यही स्ट्रॉन्ग वॉल प्लांट्स को उनकी रिजिड रेक्टेंगुलर शेप देती है। तो एक जल्दी से शोडाउन करते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल में एब्सेंट। प्लांट सेल का शेप फिक्स्ड और रेक्टेंगुलर होता है। एनिमल सेल इरेगुलर या पॉलीगॉन होता है। परफेक्ट। और प्लांट सेल्स में फूड बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है, जबकि एनिमल सेल्स में छोटी और बहुत सारी वैक्यूल्स होती हैं। राइट। और अगर सेल शेप्स की बात करें तो नर्व सेल लॉन्ग और ब्रांच्ड होती है ताकि सिग्नल्स जल्दी ट्रांसमिट हो सकें। हाँ, और मसल सेल स्पिंडल शेप्ड होती है मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन के लिए। बेसिक रूल ये है कि स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के लिए परफेक्टली अडेप्टेड होता है। ये तो हो गया माइक्रोस्कोपिक लेवल। लेकिन ये अलग-अलग टूल्स यानी सेल्स मिलकर एक पूरी बॉडी कैसे बनाते हैं? इसे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। शुरुआत एक अकेली सेल से होती है। सिमिलर सेल्स का ग्रुप एक काम करे तो टिश्यू बनता है, और अलग टिश्यूज मिलकर बड़ा टास्क करें तो ऑर्गन बनता है, जैसे हार्ट या लीफ, राइट? एग्जैक्टली।
ऑर्गन्स की टीम मिले तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, और इन सब से मिलकर आखिर में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से बनते हैं उन्हें मल्टी सेल्यूलर कहते हैं, जैसे ह्यूमंस या ट्रीज। सरप्राइजिंग बात यह है कि हर कॉम्प्लेक्स लाइफ सिर्फ एक सिंगल सेल यानी एग से शुरू होती है। हाँ, फिर वो डिवाइड और मल्टीप्लाई होकर एडल्ट बॉडी बनाता है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स कंटिन्यूअसली कॉपरेट करते हैं। लेकिन वेट, हम लगातार बोल रहे हैं कि सेल इनविजिबल है। क्या दुनिया में कोई सेल है जिसे हम एक्चुअली क्लियरली देख सकें? बिल्कुल है, ऑस्ट्रिच का एग योक। वेट, रियली? हाँ, ये दुनिया का लार्जेस्ट नोन सिंगल सेल है। इसका डायमीटर लगभग 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक होता है। इसके अराउंड की शेल और व्हाइट लिक्विड इसे प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट्स देते हैं। उस सिंगल सेल को हम एक्चुअली हाथ में पकड़ सकते हैं। ओह वाओ! अब इस जायंट सेल से वापस सबसे इनविजिबल दुनिया में चलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इतने टाइनी हैं कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। राइट। इनमें से कुछ यूनिसेल्यूलर होते हैं, सिर्फ एक सेल वाले, जैसे बैक्टीरिया और अमीबा, और कुछ मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जैसे एल्गे और फंजाई। द वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड 3D गाइड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस इनविजिबल दुनिया की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो इन्हें देखने के लिए हमें स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप चाहिए जो 100 से 400 टाइम्स मैग्नीफाई करता हो। मतलब एक्चुअल साइज से 400 गुना बड़ा। हाँ, और एक बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट ये है कि प्राचीन भारतीय टेक्स्ट्स यानी एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स जैसे वेदास और अथर्ववेदा में भी विजिबल और इनविजिबल दोनों एंटिटीज का डॉक्यूमेंटेड जिक्र मिलता है। वाओ, एंशिएंट साइंस! तो ये इनविजिबल माइक्रोब्स आखिर दिखते कैसे हैं और इनकी कितनी कैटेगरीज हैं? इनकी 4 मेजर कैटेगरीज हैं। पहली है फंगी, जैसे ब्रेड मोल्ड का सैक लाइक स्ट्रक्चर और नॉर्मल मोल्ड का ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। दूसरी कैटेगरी है एल्गे, जो स्फेरिकल होती है और इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। राइट। तीसरा है बैक्टीरिया। इनके शेप्स बहुत होते हैं, स्फेरिकल, कॉमा, स्पाइरल, रॉड शेप्ड, और इनमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं मूवमेंट के लिए। और चौथा है प्रोटोजोआ, जो जनरली पॉन्ड वाटर में मिलने वाले सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स हैं। लेकिन मैंने सुना है इन सब के बीच वायरसेस एक एक्सेप्शन है। बिल्कुल, वायरसेस एक एसेलुलर एक्सेप्शन की तरह ऑपरेट करते हैं। एसेलुलर का मतलब है इनमें टिपिकल सेल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। वेट, अगर ये सेल नहीं है तो ये जिंदा कैसे रहते हैं? यही तो सबसे बड़ा कैच है। ये कंप्लीटली होस्ट डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये सिर्फ किसी जिंदा सेल, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या बैक्टीरिया, सिर्फ उसके अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाहर ये डेड मटेरियल जैसे होते हैं और अंदर आकर ये प्राइमरीली डिजीज यानी बीमारी फैलाने का काम करते हैं। तो एक जल्दी से समरी दें तो यूनिसेल्यूलर में एक ही सेल सारी लाइफ फंक्शन करता है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स और यीस्ट। और मल्टीसेल्यूलर में बहुत सेल्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं, जैसे मोल्ड, प्लांट्स और एनिमल्स। एग्जैक्टली। अगर इनकी डिटेल देखनी हो तो लाइट माइक्रोस्कोप काफी नहीं है। हमें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए जो चीजों को 10 लाख यानी 10 लाख टाइम्स मैग्नीफाई करता है। 10 लाख टाइम्स? ओ माय गॉड! तब जाकर हमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा कवरिंग यानी सेल वॉल, जो प्लांट, फंगल और बैक्टीरियल सेल्स में होती है, उनकी डिटेल्स दिखती हैं। अब इनका नेचर में मैजिक देखते हैं, स्पेसिफिकली डीकंपोजिशन एंड मैन्योर फॉर्मेशन। हाँ, ये इनका सबसे बड़ा रोल है। राइट। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे सूखे पत्ते, फ्रूट के छिलके या एनिमल्स का गोबर, इन सब को फंगाई और बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं। ऑप्टिमल टेम्परेचर और मॉइस्चर में ये न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर यानी खाद बन जाता है। ये मिट्टी को फर्टाइल बनाता है ताकि नए प्लांट्स ग्रो कर सकें। और नेचर के इन्हीं इनविजिबल रिसाइक्लर्स का ह्यूमंस ने अपने फायदे के लिए बहुत स्मार्ट यूज किया है। ओह यस, सबसे पहला तो बायोगैस प्रोडक्शन है। एक ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया वेस्ट को डीकंपोज करते हैं। हाँ, इस रिएक्शन से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड और मोस्टली मीथेन गैस निकलती है। ये मीथेन गैस कुकिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ तक कि व्हीकल्स चलाने के काम आती है। अमेजिंग। और दूसरा यूज क्या है? दूसरा और भी माइंड ब्लोइंग यूज है बायो रिमीडिएशन। इसका क्रेडिट जाता है आनंदा मोहन चक्रवर्ती को। 1971 में उन्होंने ऐसे स्पेशल बैक्टीरिया डेवलप किए जो समुद्र में फैले ऑयल स्पिल्स यानी टॉक्सिक तेल को ब्रेक डाउन करके एनवायरनमेंट क्लीन करते थे। वाओ! क्या उन्हें इस बैक्टीरिया के लिए, इस बायोलॉजिकल इन्वेंशन के लिए
कोई रिकग्निशन मिला? एब्सोल्युटली। 1980 में उन्हें इस इन्वेंशन के लिए पेटेंट मिला, यानी कॉपीराइट, ताकि कोई बिना परमिशन इस इन्वेंशन को कॉपी ना कर सके। ये तो बड़े इनोवेशंस हो गई। अब सीधा किचन काउंटर तक चलते हैं, क्योंकि कुकिंग केमिस्ट्री भी इन माइक्रोब्स के बिना अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है। जैसे यीस्ट फर्मेंटेशन की बात करें, यीस्ट एक यूनिसेल्युलर फंगस है जिसे वार्म टेम्परेचर पसंद है। सीक्वेंस कुछ ऐसी है कि यीस्ट शुगर टू ब्रेक डाउन करता है, रेस्पाई करके एनर्जी रिलीज करता है, और इस प्रोसेस में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और इसके बबल्स डो को सॉफ्ट और फ्लफी बनाते हैं ब्रेड्स और केक्स के लिए, है ना? एग्जैक्टली। और हाँ, इसमें थोड़ी सी अल्कोहल भी बनती है जो स्मेल को ऑल्टर करती है। फिर आती है कर्ड फॉर्मेशन, यानी दही जमाना। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर टेम्परेचर का होता है। दूध में 1 चम्मच कर्ड डालने का मतलब है उसमें लाखों बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करना। अगर मिल्क लूक वार्म है, यानी हल्का गर्म, तभी वो वार्म जगह पर रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं और मिल्क को साउर बनाकर कर्ड जमा देते हैं। राइट। पर अगर मिल्क कोल्ड है, रेफ्रिजरेटर में रखा है, तो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन नहीं होती और नो कर्ड फॉर्मेशन। यही वार्म बैक्टीरिया इडली और डोसा के बैटर को फर्मेंट भी करते हैं। मतलब हमारा खाना पूरा माइक्रोब्स पे डिपेंडेंट है। हमारे खाने के बाद सीधा हमारी सांसों और खेत खलियान का भी कनेक्शन माइक्रोब से है। हाँ, लेट्स लुक एट एग्रीकल्चरल सिम्बायोसिस। लेग्यूम्स जैसे बीन्स, पीज या लेंटिल्स, इनकी रूट्स में छोटी गांठें या स्वोलन रूट नोड्यूल्स होती हैं। इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। उनका काम क्या है? इनका काम है हवा से नाइट्रोजन ट्रैप करके उसको ऐसी फॉर्म में लाना जो प्लांट यूज कर सके। इससे किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती और प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते हैं। क्रॉप रोटेशन में इसका बहुत फायदा है। और अब प्लैनेट का सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट, माइक्रोएल्गे। ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स पानी, मिट्टी और हवा में होते हैं। ये सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इनफैक्ट अर्थ की 50% से ज्यादा ऑक्सीजन यही माइक्रोएल्गे बनाते हैं। इनके ह्यूमन यूजेस भी बहुत हैं, जैसे हेल्थ सप्लीमेंट्स, स्पिरुलिना, क्लोरेला, डाइटॉम्स और वाटर क्लीनिंग या बायोफ्यूल। पर अलर्ट की बात यह है कि पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज इनकी अबंडेंस और डाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। फाइनली पूरा माइक्रोबायल वर्ल्ड सम अप करते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर हैं, बहुत शेप वाले, राइजोबियोम और कर्ड मेकर्स हैं। फंगाई यूनी या मल्टी सेल्यूलर दोनों हो सकते हैं। वार्म जगह पसंद करते हैं, जैसे यीस्ट और मोल्ड। एल्जी मोस्टली मल्टीसेल्युलर, इनमें क्लोरोफिल होता है जैसे स्पाइरुलिना, और ये अर्थ की ऑक्सीजन बनाते हैं। प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर होते हैं और पॉन्ड वाटर में मिलते हैं। और लास्ट में वायरसेस, ये एसेल्यूलर होते हैं, डिजीज कॉज करने वाले होस्ट डिपेंडेंट एजेंट्स। सोचिए, हर सांस जो हम लेते हैं उसमें आधा हिस्सा किसी ऐसी छोटी इनविजिबल चीज का बनाया हुआ है जिसे हम देख भी नहीं सकते। राइट। अगर क्लाइमेट चेंज से इन माइक्रोस्कोपिक एल्गी का साइकिल ब्रेक हो गया, तो क्या हमारे फॉरेस्ट्स अकेले इस प्लैनेट की ऑक्सीजन की डिमांड पूरी कर पाएंगे? थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट टाइम जब एक डीप ब्रेथ ली जाए या ब्रेड का बाइट खाया जाए, तो उस इनविजिबल दुनिया को एक साइलेंट थैंक यू जरूर कहिएगा। कीप एक्सप्लोरिंग।